और आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बरेली की सोनम सिद्दीकी की भी है जो अपने प्रेमी विष्णु से शादी करने के लिए लक्ष्मी बन गई। तेलंगाना के पेद्दापल्ली इलाके का एक नौजवान इन दोनों सुर्खियों में है क्योंकि इसके पास एक नहीं 5 सरकारी नौकरी का ऑफर है। इस युवक का नाम गाडे लेनिन है और ये सिंगरेनी के गोदावरी खानी इलाके में रहते हैं। इन्होंने 60वीं रैंक के साथ SCCL में जूनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 8वीं रैंक, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 12वीं रैंक, मेरिट रैंक के साथ ग्रुप 4 और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी हासिल की। खास बात यह है कि ये 12 से 14 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और डाउट क्लियर करने के लिए गूगल और यूट्यूब का सहारा लेते हैं। एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही जम्मू कश्मीर के कठुआ से पंजाब के होशियारपुर तक चली आई। कहा जा रहा है कि कठुआ रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर मालगाड़ी का इंजन स्टार्ट करके बिना हैंड ब्रेक लगाए नीचे उतर गया था। इस बीच पठानकोट की तरफ ढलान होने की वजह से मालगाड़ी चल पड़ी। रेलवे अधिकारियों ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ने लगी थी। मालगाड़ी को अगले कई स्टेशनों पर रोकने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद में जब उसकी रफ्तार कुछ धीमी हुई तो इसे होशियारपुर के ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर इसे रोका गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में मालगाड़ी के इंजन के लोको पायलट समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के बरेली की रहने वाली सोनम सिद्दीकी सुर्खियों में है क्योंकि अब वो सोनम सिद्दीकी से लक्ष्मी मौर्य बन गई हैं। उन्होंने विष्णु नाम के एक युवक से मंदिर में शादी करके सनातन धर्म अपना लिया है। सोनम ने बताया कि वो विष्णु को 12 साल से जानती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोनम का निकाह उसकी बिरादरी के एक लड़के से तय हुई थी लेकिन उसके मुताबिक वो हलाला और 3 तलाक जैसी कुरीतियों की वजह से इस्लाम धर्म को पसंद नहीं करती हैं और विष्णु से प्यार करती थी, लिहाजा उससे शादी करके सनातन धर्म को अपना लिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक छात्र ने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तिरुमाला नेडी साई की बनाई ये वॉशिंग मशीन अपने आप में अनूठी है। इसमें सभी फंक्शन वैसे ही है जैसे किसी वॉशिंग मशीन में देखने को मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि ये दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन है। ऐसा नेम प्लेट आपने पहले शायद ही देखा हो। ये यूपी के बिजनौर के एक किसान का घर है जिसके घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर गुरु या भगवान की कृपा जैसे शब्द की जगह लिखा है 0328 की कृपा। दरअसल ये 0328 गन्ने की एक किस्म है जिसकी खेती से कुलबीर सिंह को खूब फायदा हुआ है, लिहाजा उन्होंने अब इसे अपनी पहचान से जोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑपरेशन थिएटर में रील बनाना नर्सिंग स्टाफ को महंगा पड़ गया। मामला यहाँ के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का है। यहाँ के 3 नर्स पुष्पा, तेज कुमारी और तृप्ति का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तीनों ऑपरेशन थिएटर में रील बनाती दिखी। वीडियो वायरल होने पर अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जाँच की और तीनों को नौकरी से निकाल दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 50 लाख राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जब लोग रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां रुकने के लिए होटल या धर्मशाला की बुकिंग करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वहां पहुंचते हैं तो बुकिंग कैंसिल बता दी जाती है। अयोध्या में साइबर ठग इसी का फायदा उठा रहे हैं, यानी कि ऐसे होटल जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है या फिर जिन धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है उनकी फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। साइबर ठग इन्हीं फर्जी वेबसाइट्स के जरिए भोले भाले लोगों को फंसाकर अच्छी खासी रकम ऐंठ रहे हैं। लिहाजा अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो साइबर ठगों और जालसाजों के झांसे में ना आए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये देखिए 2 बार कॉल इन्होंने मुझको किया, उसका मैंने इनको कई बार कॉल किया, उन्होंने कॉल मेरी पिक नहीं की।
बात है सिर मुड़ाते ओले पड़ना। भगवान राम की नगरी अयोध्या में कुछ ऐसा ही हुआ। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं ठगों ने अयोध्या नगरी को अपना ठिकाना बना लिया। लंबा इंतजार, आस्था में सराबोर लोग दूर दूर से अपने आराध्य के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं और यही निशाने पर हैं उन साइबर ठगों के जो इनको निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको लूट रहे हैं। आप देखेंगे ये जन्मभूमि पथ है जहां से लोग दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर में जाते हैं और अब ठीक इसी के सामने ये आप देखेंगे तो ये है बिड़ला धर्मशाला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अब तक लगभग 25 से 30 लोगों को इसी बिड़ला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग कमरा दिलाने के नाम पे लूटा गया और ये एक अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग नंबर बना करके उनको अपना शिकार बनाया गया और ऐसे जो भक्त हैं उनसे पैसा लूटा गया। किसी ने अयोध्या आने से पहले ठहरने के लिए होटल में ऑनलाइन कमरा बुक किया, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि इस नाम का तो होटल ही नहीं है। वहीं कोई अयोध्या आने के बाद जब ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला पहुँच रहा है तो पता चल रहा है कि उसके नाम से तो कमरा बुक ही नहीं है। सर मैंने बुक किया था ऑनलाइन और ये देख लीजिए अब मेरे पास ही प्रूफ भी है। 2000 मैंने एक शेयर किया है और 500 रुपये एक शेयर किया है। ये जो जिसको पैसा भेजा गया था वो नंबर था 88 26 53 2609। जो नंबर बिड़ला धर्मशाला के नाम पे कॉलिंग करेंगे आप, ये देखिए मैं आपके सामने कॉलिंग करने जा रहा हूँ। बिड़ला धर्मशाला के नाम से नंबर आ रहा है। अयोध्या में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने ही बिड़ला धर्मशाला है। वहाँ अब तक इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जिन्होंने बिड़ला धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कमरा बुक किया था, इसमें से 3 लोगों ने तो भुगतान भी कर दिया था। जब आप 8736872122 पर कमरा बुक कराने के लिए कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर में आपको बिड़ला धर्मशाला का नाम दिखाई देगा और इस नंबर पर आपकी बात भी होगी, कमरा भी बुक हो जाएगा। ऐसे ही एक श्रद्धालु ने बिड़ला धर्मशाला में कमरा बुक कराया और इसके लिए उन्होंने 8826532609 मोबाइल नंबर पर कुल 2500 रुपए का भुगतान भी किया। लेकिन जब वो बिड़ला धर्मशाला पहुंचे तो उनके नाम पर कमरा बुक नहीं था। मगर अयोध्या आने के बाद जब वो ठहरने के लिए पहुंचे तो बिड़ला धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि उनकी न तो कोई वेबसाइट है और न ही ऑनलाइन रूम ही बुक होता है। क्योंकि बिड़ला का नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है सर, कुछ न कुछ इस पे मुझे जरूर एक्शन लेना पड़ेगा और मैं डेफिनेटली। बिड़ला के नाम पे अब तक कितने के फ्रॉड हो चुके होंगे इन दिनों में? 20-25 लोगों का इस तरीके से आया है सर और हमारी तो एडवांस बुकिंग बिड़ला फैमिली की चल रही है, हम किसी भी तरीके की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। रकम की बात करें तो कितने का चीट हुआ होगा? आज ही 3 कस्टमर आ गए आपके पास। रकम की बात करें तो सर फिर भी 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास तो इस तरीके से रकम यात्रियों के निकल चुके होंगे। आपने जब अकाउंट नंबर या उनके नंबर के आधार पर कुछ ट्रैक करने की कोशिश की या कुछ पता करने की कोशिश की? उसके नंबर चेंज हो रहे हैं सर कंटिन्यू। मैं कुछ कई बार तो मैं एज ए गेस्ट बन के उससे बात करता हूँ बट वो नंबर उसका बदल चुका होता है। उसके जैसे यात्रियों से मैं उनके अकाउंट डिटेल्स चेक करता हूँ तो जब कोई दूसरा आएगा तो उसके पास दूसरे डिटेल्स होते हैं। उन्होंने वेबसाइट पर दिए नंबर से चैट दिखाई और ऑनलाइन भुगतान का सबूत भी दिखाया, मगर सब बेकार। तब उन्हें पता चला कि वो तो साइबर ठगों के शिकार हो गए। अभी तक सर इस तरीके से मेरे सामने 20 से 25 मामले आ चुके हैं और मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि हम बिड़ला धर्मशाला ऑनलाइन किसी भी साइट पे नहीं है और अगर आप किसी साइट से बुक कर रहे हो तो आप रजिस्टर्ड साइट पे जाइए, जैसे कि मेक माई ट्रिप हुआ, ट्रिवांगो हुआ, गो आईबीबो हुआ, उस पे आप देखेंगे उस पे आपको बिड़ला धर्मशाला नहीं मिलेगा। ये जो वेबसाइट है उस पे नंबर भी दिया हुआ है, आप लोगों ने क्रॉस चेक किया होगा? इतनी कंप्लेंट आई तो मैं कंप्लेन आई सर, मैं अपने थाने निकट थाने कोतवाली में भी दे के आया, साइबर क्राइम में भी बोल के आया हूँ। अब देखते हैं उनके खिलाफ से क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग। साइबर ठग अलग अलग होटल और धर्मशाला के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कमरा बुक करने के नाम पर मोटा चूना लगा रहे हैं। जब वो लोग यहाँ पहुंचे तो बताया गया कि यहाँ तो ऑनलाइन बुकिंग होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये बिड़ला धर्मशाला का एक मामला नहीं है, अयोध्या के नंबर ऑफ होटल हैं और नंबर ऑफ ऐसे लोग हैं जो रोज ठगे जा रहे हैं। आज भी 4 ऐसे लोग हमें बिड़ला धर्मशाला में ही मिल गए जो इस ठगी का शिकार हुए हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पे कुछ बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि शिकायतों का अंबार उसके पास है, लेकिन अब तक नतीजे सिफर हैं। जो भी
इस पे कार्रवाई है वो बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था पर ठगी का मामला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक बिरला धर्मशाला के नाम पर 25 से ज्यादा ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस में शिकायत के बाद भी अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था पिछले कुछ दिनों में। ये पता चल रहा है कि बिरला धर्मशाला और भी अन्य कई गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जहाँ पे फर्जी श्रद्धालु जो है वो होटल बुक करा रहे हैं, और जब यहाँ पे आके देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने बुकिंग कराई थी वो फेक वेबसाइट से कराई थी। तो ये प्रकरण संज्ञान में है। साइबर सेल को सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा जांच की जा रही है और जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई कराई जाएगी। बताया जाता है कि कुछ ऐसे होटल हैं जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है। वहीं कुछ ऐसे होटल हैं जो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करते हैं। उनके नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है और लोग उस पर फोन करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट ज्यादा बताया जाता है। फिर कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है, लिहाजा पैसा कम हो जाएगा। तो ऐसे ठगों और जालसाजों के झांसे में कतई ना आए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अयोध्या से बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। साइबर ठगी के जाल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे जान सकते हैं कि आपसे ठगी की जा रही है, और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर। करीब 700 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट रजिस्टर हुई हैं जिसमें कि अयोध्या में होटल्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि बिरला रेजिडेंसी या इस तरह के नाम से, जबकि उनके नाम से कोई ऐसा वेबसाइट है नहीं। ऑनलाइन बुकिंग होती है उन होटल्स की, जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड होती है। लोग पैसा देते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो पता पड़ता है कि उनकी बुकिंग है ही नहीं या इस नाम का कोई होटल ही नहीं है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी लिंक, सबसे पहले उसको स्कैन कर लें। स्कैन कहाँ करना है? whois डिटेल्स उसका चेक करें, whois.domaintools.com। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वेबसाइट किसने रजिस्टर कराई है, इसका ओनर कौन है और कब रजिस्टर हुई है। यदि उसका ओनर नहीं दिख रहा है तो उस पर भरोसा ना करें। यदि उसकी जो क्रिएशन डेट है वो 2 हफ्ते पुरानी है या 1 हफ्ते पुरानी है, उस पर भरोसा ना करें। ये 2 चीजें जरूर चेक करें whois.domaintools.com पर जाकर। नहीं तो आप एक एप्लीकेशन भी है मोबी आर्मर करके, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर भी इस तरह की लिंक स्कैन कर सकते हैं। यदि कोई पेमेंट करना है तो पेमेंट रिकॉर्ड्स भी चेक करने के लिए मोबी आर्मर पर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि आप कोई QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें फैसिलिटी, आप चेक करेंगे तो बता देगा कि ये QR कोड फ्रॉड है, उस इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है जहां से आप सर्विस ले रहे हैं, और आप एक धोखे से बच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका हिस्सा। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। 27 राज्यों में फैले इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन विकास कार्यों की नींव रखी। इसके अलावा उन्होंने 1500 से ज्यादा ROBS यानी सड़क ओवरब्रिज और RUBS यानी अंडरब्रिज का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पूजा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प खुला हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहां कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। गीता कोड़ा को रांची में बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गीता कोड़ा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए बीजेपी ने मोदी सरकार के 10 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता की मदद भी मांगी है।
पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम शुक्रवार को सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में रैली करेंगे। यहीं से वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 3 बजे आराम बाग में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार में औरंगाबाद और बेगूसराय को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा में नफेस सिंह राठी हत्याकांड पर सियासत गर्मा गई है। इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। आईएनएलडी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और हरियाणा में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं हरियाणा सरकार बैकफुट पर नजर आई। फिलहाल सरकार ने विपक्ष के हमलों का जवाब तो दिया, लेकिन पलटवार भी किया। अब माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं और यही वजह है कि हरियाणा की सुलगती हुई सियासत को विपक्ष भुनाने की कोशिश में जुट गया है। हरियाणा आईएनएलडी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी की हत्या के बाद जहां पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है और सियासत का ये शोर विधानसभा में भी गूंजा। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने बरसते हुए खट्टर सरकार पर तीखा हमला बोला। चौटाला ने कहा कि नफेस सिंह राठी को सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय सरकार ने उन लोगों को सुरक्षा दी जिनसे नफेस सिंह राठी की जान को खतरा था। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफेस सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। नफेस सिंह राठी की हत्या पर आईएनएलडी ही नहीं, कांग्रेस भी खट्टर सरकार पर हमलावर दिखी। ये तो आज पूर्व विधायक थे। विधानसभा में कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा, खट्टर सरकार के राज में हरियाणा में कोई सुरक्षित नहीं है। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। वहीं आम आदमी पार्टी ने सियासी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के राज में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा में तो जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। मुझे बेहद दुख है नफेस सिंह राठी की हत्या का और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। अब पुलिस को नहीं मानते। जहां इस वारदात पर विपक्ष हमलावर है, वहीं खट्टर सरकार बैकफुट पर है। विधानसभा में सरकार ने नफेस सिंह राठी हत्याकांड में कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं ये बताना भी नहीं भूली कि कांग्रेस के राज में हरियाणा में अपराध ज्यादा होते थे। आपको भी पता है, जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया। कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं। कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब बढ़ा। जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार। एक तरफ नेताओं के सियासी आरोप प्रत्यारोप हैं, तो वहीं नफेस सिंह के घरवालों को भी लगता है कि एक पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है और नफेस सिंह के साथ सियासी रंजिश रखने वाले इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में सच्चाई जो भी हो, पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आएगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत में उबाल आया हुआ है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 353 अंक फिसलकर 72,790 पर बंद हुआ। इस दौरान ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 91 अंक गिरकर 22,122 पर बंद हुआ। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने का दाम 100 रुपए गिर गया। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 62,950 रुपए पर आ गया। इसके साथ ही चांदी के दाम में भी 400 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 74,600 रुपए हो गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। 29 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के 3,000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कपड़ा क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश है। साथ ही दुनिया के सामने ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करने का भी है। अदानी ग्रुप टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी उबर टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है। 24 फरवरी को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही की मुलाकात हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उबर के साथ जोड़ने और ब्रांडिंग को लेकर बातचीत हुई थी। 2040 तक उबर दुनिया भर में मौजूद अपने बेड़े में शामिल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की कोशिश में है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। महज 15 साल के आर्यन आसवानी अपने पिता की कंपनी में क्रिएटिव हेड हैं, क्योंकि बिजनेस के मामले में उनका दिमाग खूब चलता है। खास बात यह है कि आर्यन ने जमीन विवाद के मामले सुलझाने के लिए अपना एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, बोलने का अंदाज देखिए। महज 15 साल के हैं आर्यन आसवानी, लेकिन इनका बिजनेस आइडिया बैठकर सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। किसी मंझे हुए बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं, इन्होंने तो अपने आइडियाज पर काम भी शुरू कर दिया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन आसवानी ने आर्या नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट देश में लैंड डिस्प्यूट यानी कि जमीन से जुड़े झगड़ों को हल करने में मदद करता है। जमीन को बेचने, खरीदने और बायर्स का पैसा फंस जाने जैसी सभी समस्याओं का समाधान देते हैं आर्यन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए। जब आप वो पोर्टल एक्सेस करोगे और सपोज आपने एक लैंड को पिन किया है, तो आप उसके सारे ओनर जो है वो लैंड के, और फिर वो जो लैंड के डिटेल्स है वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, जिससे आपको एक लीगल क्लैरिटी मिलेगी। बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले आर्यन ने क्लोवर हार्वेस्ट से जूनियर MBA किया है। इन्होंने कई बड़े ब्रांड के साथ इंटर्नशिप भी की है। इसके अलावा आर्यन ने टैक्स और स्टॉक मार्केट के भी कई कोर्सेज किए हैं। यही वजह है कि वो अपने पिता को उनके रियल एस्टेट के बिजनेस में सलाह भी देते हैं और अपने पिता की कंपनी में क्रिएटिव हेड हैं। हालांकि वो पापा से कोई सैलरी नहीं लेते। पढ़ने की जब बारी आती है तो मैंने उसको कोई 4-4 घंटे बैठ के कभी पढ़ते नहीं देखा। आएगा, भागेगा, 15-20 मिनट पढ़ेगा, चले जाएगा। खेलने में भी उतनी रुचि रखता है। जब खेलने की बात आती है तो फुटबॉल का आप किसी भी तरह से ट्विस्ट करके उसको क्वेश्चन पूछ लो, दे देगा आंसर। रिसर्च वर्क में बहुत बिलीव करता है। आप उसको कोई भी चीज एज एन इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, वो अपनी एंड पे उसको रिसर्च करता है, फिर हमसे क्वेश्चंस पूछेगा और तब तक उसके दिमाग की शांति नहीं होती जब तक एक्चुअली वो रिजॉल्व नहीं होता उसका क्वेश्चन। आर्यन PM मोदी के बड़े फैन हैं। वो आगे चलकर हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री की तरह देश को आगे ले जाना चाहते हैं। खेलने खाने की उम्र में आर्यन के बिजनेस आइडियाज सभी को चौंका देते हैं। महज 15 साल की उम्र में वो ऐसी कई पब्लिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं जिनका हल शायद अभी तक मिला ही नहीं। लैंड डिस्प्यूट उनमें से एक है। आर्यन का सपना है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें और उसके बाद अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते की। लाइफ पार्टनर्स के बीच रिश्ता कैसा है, इसको लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। पर्सनल रिलेशनशिप नाम के जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक दो लोग आपस में किस तरह की बातें साझा करते हैं, इससे उनके बीच रिश्ते की गहराई का पता चल सकता है। यही नहीं, रिसर्च के मुताबिक दो लोगों के बीच आपस में साझा होने वाली बातों से रिश्ते के वर्तमान और भविष्य के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका में 600 युवाओं पर हुई पर्सनल रिलेशनशिप के रिसर्च में कई नई बातें सामने आई हैं। रिसर्च में कहा गया है कि जब पार्टनर्स रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर ना हो, तब वे सिर्फ पॉजिटिव बातें ही शेयर करते हैं और नेगेटिव बातें शेयर करने से बचते हैं। जबकि रिसर्च में ये पाया गया है कि जिस रिश्ते को पार्टनर्स आगे ले जाना चाहते हैं, उनमें वे आपस में खुशियां और गम दोनों साझा करते हैं। दरअसल वे सभी तरह की बातें यानी कि खुशियां और गम दोनों शेयर कर पार्टनर के करीब जाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि मुश्किलों को सुनकर पार्टनर उन्हें इमोशनल सपोर्ट देगा। वहीं दूसरी तरफ जब रिश्ता सिर्फ मौज मस्ती का होता है और पार्टनर अपने दुख दर्द सामने नहीं लाते, तो इसका मतलब ये है कि वहां पार्टनर किसी इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखते। रिसर्च से बात साफ है कि पार्टनर से खुलकर बात करना रिश्ते के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के होते हुए भी सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना या फिर पार्टनर से बातें छिपाना रिश्ते में अविश्वास पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर खुशियां हो या फिर गम, उसे अपने पार्टनर के साथ साझा करना रिश्ते को आगे बढ़ाने में फायदा पहुंचाता है। पार्टनर्स के बीच रिश्तों पर आई इस नई रिसर्च पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक सर्वे आया है जिसमें ये पाया गया है जो कपल्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप एक कपल हैं, आप लोग शेयर करते हैं ऐसी चीज़ें, अपनी परेशानियां बताते हैं, आपको लगता है कि सुख बांटने से ज़्यादा जब दुख बांटा जाए तो एक रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है? हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि सुख बांटना दुख बांटना तो एक अलग चीज़ है। मेरी थ्योरी है कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और फिर हम एक दूसरे को मनाते हैं तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है। और अगर प्यार है तो ऐसा होगा कि मैं अगर कुछ इसको बोलूँगा तो ये 5 मिनट या 10 मिनट के लिए नाराज़ रहेगी और 10 मिनट बाद फिर पूछेगी अरे उन्होंने खाना तो खाया है कि नहीं खाया है। मैं अग्री करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था, आपको लग नहीं रहा होगा। अभी हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। सुख तो आदमी बांटने की जरूरत ही नहीं है ना, वो दिखता है। अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ जाए, मैं BMW कार ले लूँ, ज्वेलरी दिला दूँ उसको, तो ये भी खुश होगी। डायमंड का नेकलेस दिला दो। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ अभी 50 रुपये अगर पॉकेट में है तो वो इम्पोर्टेंट है कि मैं रेडी पे 50 रुपये का चना खरीद करके उसको भी खिलाओ, खुद खाओ, तो वो खुश है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपने पार्टनर से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और वो मेरी बातें अगर सुन रहे हैं तो आई वुड थिंक कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी और मैं अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर कर पाऊंगी और वो एक बॉन्ड अच्छा बनेगा। Exactly. कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, ओनली नॉट हैप्पीनेस के लिए नहीं होते सब कुछ। अगर पार्टनर के साथ हो तो आई गेस इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगी तो आई गेस हैप्पीनेस होगी उसके बाद। क्योंकि एक क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मुझे सिर्फ शेयर करना होता है अपनी प्रॉब्लम। मुझे तो कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बस इमोशनल वैलिडेशन चाहिए कि मेरा पार्टनर बस मेरी सुने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर शेयर करेंगे प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ तो उससे फीलिंग्स जुड़ जाती है और उसके साथ ही फिर सही रहता है रिलेशन और ज़्यादा। अभी मन ही मन में रखेंगे बात को तो कैसे पता चलेगा एक दूसरे को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। प्रॉब्लम पता चलेगी तो सब एक दूसरे के साथ सही से मैनेज भी हो पाएगा और शेयर भी हो पाएगी चीज़ें। इससे रिलेशन। अच्छा, ये आपको बताते हैं कि मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, आप समझते हैं? हाँ, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं हम लोग। मतलब लगता नहीं है कि मैरिड में है पर फ्रेंड की तरह हर बात शेयर करते हैं। वो मुझे भी बताते हैं, मैं उनको भी बताती हूँ, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आपका मानना है कि कपल्स को जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिर्फ सुख एक रिलेशनशिप में नहीं होता, दुख भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दोनों चीज में एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए। तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ये सारा। पार्ट ऑफ द लाइफ है। यस, मैरिड लाइफ में तो होना ही चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी वो रिलेशन बन पाएगा, चल पाएगा। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप मार्केट में लॉन्च। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। स्पेन के बार्सिलोना में लेनोवो ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट लैपटॉप मार्केट में पेश कर दिया है, जिसमें डिस्प्ले के आर पार देखा जा सकता है। इसके साथ ही लैपटॉप में कीबोर्ड एरिया भी ट्रांसपेरेंट रखा गया है, जिसमें कीज को लेजर से प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें बटन नहीं होंगे बल्कि यूजर्स इसे स्केच पैड की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि ये लैपटॉप फिलहाल कॉन्सेप्ट है और अभी ये खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है।
स्मार्टफोन मेकर कंपनी वीवो अपना नया स्मार्टफोन वीवो V30 और V30 Pro 7 मार्च को भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि इस नए हैंडसेट में 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद होगा। इस नए स्मार्टफोन को 3 कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 33,000 रुपए हो सकती है। इन्फिनिक्स जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप मार्केट इन्फिनिक्स GT Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए हैंडसेट को कंपनी गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि नए हैंडसेट में गेमिंग टेक्नोलॉजी का खास इस्तेमाल किया गया है। हालांकि नए हैंडसेट की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।